एक बार ही होता है। टी सिंह द्वारा लिखित एक रोमांटिक उपन्यास। टी सिंह का सुरुचिपूर्ण गद्य सरल और मनोरम दोनों इस उपन्यास को उनकी साहित्यिक रचनाओं के बीच एक अलग दायरे में ले जाता है, जो आने वाले वर्षों के लिए आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ देगा। हम आपको इन पन्नों के पात्रों को अपनाने, उनकी उभरती नीति के गवाह बनने और उनके गहन अनुभवों को साझा करने का दायित्व सौंपते हैं। टी सिंह द्वारा रची गई इस उपन्यास की दुनिया में मंत्रमुग्ध होने और हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार हो जाइए। अध्याय 1। शुभम ने अपनी गाड़ी अपने दफ्तर की ऊंची इमारत के पीछे बनी पार्किंग में खड़ी की। उसके मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। उसने गाड़ी को लॉक किया और फिर बाहर निकलकर फोन सुनने लगा। फोन रोहिणी का था। उसके दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई। हाय रोहिणी, कैसी हो? उसने जल्दी जल्दी बहुत ही उत्सुकता से पूछा। मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ से बहुत ही धीमा सा थका हुआ सा स्वर आया। अरे क्या हुआ? तुम्हारी आवाज बहुत धीमी है। कोई गंभीर बात है क्या? रोहिणी के ठंडे उत्तर से शुभम चिंतित हो गया था। शुभम वो झिझकी और फिर चुप हो गई। मुझे बताओ रोहिणी, क्या बात है? क्या हुआ? शुभम को अब चिंता होने लगी थी। शुभम, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब बात करना बहुत ही जरूरी हो गया है। रोहिणी ने फिर से धीमे स्वर में कहा। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ तो सही से बात क्या है? अब तुम इतनी घबराई से क्यों लग रही? शुभम ने ऊंचे स्वर में कहा। नहीं, फोन पर नहीं, मुझे तुमसे मिलना है। रोहिणी की फिर से धीमी आवाज, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कुछ विश्वास था। क्या मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? उसने तुरंत ही पूछा। नहीं, घर पर नहीं। क्या हम कल सुबह कहीं बाहर मिल सकते हैं? रोहिणी ने कहा। सुबह? कहने के साथ ही शुभम कुछ सोचने लगा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? रोहिणी ने उसकी चुप्पी के बाद बोला। दरअसल कल सुबह मेरी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। रुको, मैं अपने बॉस से पता करता हूँ। मैं बॉस से पूछकर तुमको बताता हूँ कि कल सुबह मुझे बाहर जाने का समय मिल सकता है कि नहीं। क्या हम सुबह की जगह किसी और समय नहीं मिल सकते? नहीं, ये ठीक है। कृपया अपनी मीटिंग मिस न करें। तो फिर हम कब मिल सकते हैं? रोहिणी ने कहा। मीटिंग दोपहर के भोजन तक समाप्त हो जाएगी, इसलिए हम दोपहर करीब 1 बजे मिल सकते हैं। शुभम ने उसको समझाते हुए कहा। ठीक है, मैं कैफेटेरिया में तुम्हारा इंतजार करूंगी, रोहिणी ने कहा। ठीक है, मुझे उम्मीद है। इससे पहले कि शुभम आगे कुछ बोल पाता और अपनी बात पूरी करता, रोहिणी ने दूसरी तरफ से फोन काट दिया। शुभम को बहुत ही हैरानी हुई, लेकिन उसको इतना तो संशय हो गया था कि रोहिणी अवश्य ही किसी बड़ी मुसीबत में थी और वो खुद निर्णय नहीं ले पा रही थी। वो घटना अब भी शुभम को एक बहुत ही भयानक सपने के जैसी लग रही थी। उस सड़क दुर्घटना का चित्र एक बार फिर से उसके सामने घूम गया था। उस दुर्घटना में प्रीतम की मौत ने न केवल उसको बल्कि दोनों ही परिवारों को बर्बाद करके रख दिया था। पिछले हफ्ते इतवार के दिन जब शुभम को उसके एक दोस्त ने बताया था कि एक सड़क दुर्घटना में प्रीतम की मौत हो गई थी, तो उसको अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ था। वो बिल्कुल ही अविश्वसनीय था। एक बार ही होता है रोमांटिक उपन्यास। अध्याय 2।
वो कॉलेज के उन दिनों को याद करने लगा तो एक एक बात किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने आने लगी। प्रीतम और रोहिणी में असली प्रेम था और उनकी जोड़ी को देखकर और उनके प्रेम को देखकर हर कोई बस यही कहता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। प्रीतम के साथ जब भी कोई बात होती थी तो वो सबसे पहले आकर शुभम को बताता था और फिर दोनों उस बारे में चर्चा करते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। उस दिन दोपहर के समय अचानक ही प्रीतम दौड़ता हुआ आया था और उसने शुभम को बताया था कि रोहिणी ने उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। शुभम भी मन ही मन रोहिणी को चाहने लगा था। जिस दिन पहली बार शुभम और प्रीतम ने रोहिणी को देखा था, दोनों ही अपना दिल दे बैठे थे। जब प्रीतम ने शुभम को बताया कि रोहिणी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो शुभम को ऐसा लगा जैसे कि एक भयानक भूकंप आ गया। शुभम तो उस पहले दिन से एक कल्पना कर रहा था कि एक दिन रोहिणी उसको चाहने लगेगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही है। शुभम रोहिणी को बहुत चाहने लगा था, लेकिन कभी भी रोहिणी के सामने अपने मन की बात बताने की हिम्मत नहीं कर सका था और अपने प्रेम को मन में ही दबाए रखा था। शुभम और प्रीतम की दोस्ती इतनी पक्की थी कि लोग उनकी कसमें खाते थे। प्रीतम ने तो खुलकर शुभम को पहले दिन ही कह दिया था कि वो रोहिणी को प्रेम करने लगा था, लेकिन शुभम ने कभी भी प्रीतम को यह नहीं बताया था कि उसके मन में भी रोहिणी के लिए प्रेम जागृत हो गया था। अब जब शुभम ने यह सुना कि उसके दोस्त प्रीतम के प्रस्ताव को रोहिणी ने स्वीकार कर लिया था, तो उसने अपने मन की बात को हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर दिया। उसके पास अपने दोस्त प्रीतम की खुशी में शामिल होने के सिवा और कोई भी विकल्प नहीं था। हालांकि प्रीतम और रोहिणी ने अपने अपने प्रेम को एक दूसरे के सामने व्यक्त कर दिया था, लेकिन रोहिणी ने तब तक ये भी जान लिया था कि शुभम बहुत ही अच्छा इंसान था। अब वो तीनों ही अच्छे दोस्त बन गए। शुरू में रोहिणी और प्रीतम दोनों के परिवार ही उनके इस प्रेम संबंध के खिलाफ थे और वो दोनों को रोकने की हर संभव कोशिश करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रीतम और रोहिणी दोनों ही अपने फैसलों पर अटल थे तो परिवारों ने आखिर हार मान ली। परिवार की तरफ से अनुमति मिलने के बाद तो जैसे प्रीतम और रोहिणी सातवें आसमान में ही उड़ने लगे थे। परिवारों की अनुमति के एक हफ्ते के बाद ही दोनों की शादी का समय भी तय कर दिया गया था। उनके सभी दोस्त और रिश्तेदार रोहिणी और प्रीतम के इस बंधन से बहुत ही खुश थे। सभी दोस्त भी उनको आगे आकर बधाइयां देने लगे थे और कई दिनों तक दोस्तों के साथ प्रीतम पार्टियां भी करता रहा और इसी तरह से रोहिणी की सहेलियों को भी रोहिणी ने 3-4 पार्टियां दे दी थी। हर तरफ खुशी का माहौल था, परंतु नीति ने कुछ और ही योजना बना ली थी। उस दिन अचानक ही जब ये खबर आई कि एक सड़क दुर्घटना में प्रीतम की मौत हो गई थी तो सभी रिश्तेदार और दोस्त टूट कर रह गए थे और सभी नीति की उस चोट पर आंसू बहाने लगे थे। रोहिणी तो जैसे बिखर ही गई थी और एक मूक गुड़िया सी ही बन गई थी। उस घटना का उस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि उसकी आंखों के आंसू भी जैसे सूख गए थे और जुबान जैसे पत्थर की हो गई थी। लोग उसको रुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपनी पथराई आंखों से सिर्फ शून्य में देखती रह गई थी। सभी लोग रोहिणी की हालत को देखकर बहुत ही दुखी थे। शुभम बेचारा भी इस अवस्था में कुछ और तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसने इतना तो वादा कर दिया कि वो हमेशा ही रोहिणी की मदद के लिए जीवन भर तैयार रहेगा। उसने रोहिणी से और उसके परिवार के लोगों से इतना तक कह दिया था कि अगर कभी
उनको किसी तरह की कोई मदद की जरूरत हुई तो वो उसको किसी भी समय बुला सकते थे। अंतिम संस्कार के बाद जब उस दिन शुभम शाम को अपने घर पहुंचा तो वो आंसू बहा रहा था और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दोस्त नहीं, उसके शरीर का एक हिस्सा उससे टूटकर अलग हो गया था। उस रात को वो पूरी तरह ही रोहिणी से बातें करता रहा था और उसको सांत्वना देने की कोशिश करता रहा। और फिर सुबह का प्रकाश होने से कुछ देर पहले ही शुभम और रोहिणी ने फोन बंद किए थे और अपने अपने घर में नींद के आगोश में चले गए थे। अब तक रोहिणी ने उसको फोन करके मिलने के लिए बुलाया तो उसको यकीन हो गया कि रोहिणी के सामने कोई बहुत बड़ी कठिनाई थी जिसके बारे में वो शुभम को फोन पर नहीं बताना चाहती थी। एक बार ही होता है। अध्याय 3। पिछली रात से ही शुभम सिर्फ रोहिणी और उसके फोन कॉल और होने वाली मुलाकात के बारे में ही सोच रहा था। वो रात को सिर्फ 2 घंटे ही सो सका था। सुबह जब वो दफ्तर की मीटिंग में शामिल हुआ तो वहां भी वो अपना ध्यान पूरी तरह से मीटिंग में केंद्रित नहीं कर सका। वो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब मीटिंग खत्म हो और वो कब जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर कैफेटेरिया पहुंच जाए। मीटिंग के बाद जब वो कैफेटेरिया के सामने पहुंचा तो वो हैरान हो गया क्योंकि रोहिणी कैफेटेरिया के मुख्य द्वार पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। शुभम को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। रोहिणी के चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। पास आकर जब शुभम ने रोहिणी के चेहरे को ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे बन गए थे और उसकी पहले वाली मुस्कान का दूर दूर तक कोई चिन्ह नहीं था। कुछ देर वो दोनों बाहर ही खड़े रहे और फिर कैफेटेरिया के अंदर जाकर कोने वाली एक मेज में अपने सामने की कुर्सियों पर बैठ गए। शुभम कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही एक बड़ी सी कंपनी में काम भी किया करता था और सुबह 5 से 10 बजे तक कॉलेज जाने के बाद पूरा दिन ही उस कंपनी के दफ्तर में ही काम करता था। उसके परिश्रम को देखकर लोग हैरान होते थे कि कॉलेज पढ़ते पढ़ते भी उसने इतनी बड़ी कंपनी में इतनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पा ली थी और एक नई कार भी खरीद ली थी। उस दिन भी वो कंपनी के बॉस से ये कहकर आया था कि उसके घर में कुछ काम था, इसलिए वो दोपहर के बाद घर चला जाएगा। अपने सामने बैठी रोहिणी को वो कुछ देर तक बस देखता ही रहा। उसकी आंखों में देखते हुए उसको ऐसा लगने लगा जैसे कि उसकी आंखों के अंदर से उसका दिवंगत दोस्त प्रीतम उसको देख रहा था। कुछ देर तक नहीं बैठे रहने के बाद शुभम ने चुप्पी तोड़ी और रोहिणी की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम कैसी हो रोहिणी? रोहिणी ने सिर्फ अपने सर को हिलाया और फिर खिड़की से बाहर देखा। जवाब में उसने कुछ भी नहीं कहा। शुभम और भी व्याकुल हो गया और उसने फिर से पूछा, ये क्या बात हुई रोहिणी? इस तरह से चुप रहोगी तो बात कैसे करेंगे? क्या तुम्हारे घर में सब ठीक है? क्या समस्या है? मुझे बताओ तो सही। इतने प्रश्न एक साथ सुनने के बाद भी रोहिणी निरंतर ही खिड़की से बाहर देखती रही। शुभम की व्याकुलता और भी बढ़ गई थी। शुभम ने इस बार कुछ ऊंची आवाज में कहा, रोहिणी मेरी तरफ देखो तो सही। इस तरह चुपचाप बाहर ही देखती रहोगी तो बात कैसे करोगी? मुझे खुलकर बताओ कि बात क्या है। इधर देखो और मेरी आंखों में देखकर मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो।
एक बार ही होता है। अध्याय 4। अचानक ही उसने अपना चेहरा शुभम की तरफ घुमाया तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो इतना ही कह सकी, शुभम शुभम। शुभम का दिल बिगड़ गया और वो उसकी आंखों को देखकर बहुत ही दुखी हो गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस हालत में रोहिणी को क्या कहे और कैसे समझाए कि आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं। आखिर वो रोहिणी से प्रेम करता था और उसका एक एक आंसू उसके दिल पर भारी प्रहार कर रहा था। वो किसी भी हाल में रोहिणी को रोता हुआ नहीं देख सकता। रोहिणी लगातार आंसू बहाए चली जा रही थी और मुझसे कुछ भी नहीं बोल रही थी। रोहिणी डियर, प्लीज मुझे बताओ तो सही कि बात क्या है। ऐसे आंसू बहाने से कैसे चलेगा। शुभम ने थोड़ा सा साहस करते हुए उसको बहुत ही प्रेम से संबोधित किया और कहा। वो सिसकते हुए बोलने की कोशिश करने लगे, शुभम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात तुमको कैसे कहूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रोहिणी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम भूल गई कि तुम किस तरह मेरे साथ खुलकर बातें किया करती थी। तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो सब कुछ बिना किसी झिझक या भय के कहते हो। अपने मन के अंदर कुछ भी दबाकर मत रखो। तुम अकेले इतना बोझ कैसे उठा सकते हो। अपने मन की बात मेरे साथ साझा करो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। शुभम ने उसकी आंखों में देखकर लगभग विनती करते हुए कहा, मैं भी यही सोच रही शुभम, पर पहले तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे, भले कुछ भी हो जाए। रोहिणी की आंखों में याचना साफ दिख रही थी। रोहिणी, तुम एक ऐसी बात कर रही हो। तुम भूल गई कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। मुझ पर यकीन करो और सब कुछ साफ साफ बता दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो कुछ भी तुम मुझे बताओगे वो मेरे अंदर ही दफन हो जाएगा और कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। शुभम ने उसको आश्वासन देते हुए एक बार फिर से जोर देकर कहा, मैं तुमको बता तो दूंगी, पर मैं नहीं जानती कि मेरी बात सुनने के बाद तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। मेरे पास ऐसा और कोई भी नहीं है जिससे मैं ये बात साझा कर सकूं। रोहिणी ने कह तो दिया था, लेकिन उसके स्वर से साफ साफ दिख रहा था कि वो अपने मन की बात शुभम को बताने में हिचक रही थी। शुभम ने अनुमान लगाया कि निश्चय ही वो कोई ऐसी बात बताने जा रही थी जो या तो बहुत ही बुरी थी या फिर ऐसी जिसके बारे में वो किसी को भी बताना नहीं चाहती। शुभम को अंदेशा हो चला था कि रोहिणी के साथ सब कुछ ठीक नहीं था। रोहिणी, मुझ पर यकीन करो, मैं कुछ भी सुनने को तैयार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। अब जो भी कहना चाहती हो कह दो। अब तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शुभम ने फिर से जोर देकर कहा, शुभम, तुमको याद है प्रीतम की मृत्यु से पहले मैं और प्रीतम शिमला घूमने गए थे। शिमला में कहते कहते वो फिर रुक गई। हाँ, मुझे मालूम है तुम घूमने गए थे। आगे भी तो बताओ क्या हुआ था। शुभम उत्सुक तो था, पर उसकी उत्सुकता में चिंता का भी मिश्रण था। वो आगे बोलने लगे, हम दोनों ने ये योजना बनाई थी कि शिमला में हम प्रीतम के एक दोस्त के घर पर ठहरेंगे और 2-3 दिन वहीं बिताएंगे। पर ठीक समय पर उसके दोस्त ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उसके कुछ रिश्तेदार आ गए थे और उसके घर में अब जगह नहीं थी। फिर क्या हुआ? शुभम ने और भी उत्सुक होते हुए पूछा। फिर हम दोनों एक होटल में कमरा लेकर रुक गए थे। उस रात को हमने खूब मौज मस्ती की थी क्योंकि हम हर पल का आनंद लेना चाहते थे। मैं तो इतनी खुश थी कि पूछो मत। तो फिर क्या हुआ, आगे बताती रही। अब मुझसे इंतजार नहीं हुआ, शुभम ने कहा। उस रात को मैंने और प्रीतम ने बहुत बढ़िया डिनर कमरे में ही मंगवाया और हमने उस रात को पूरी 1 बोतल विस्की की खाली कर दी। हम दोनों ही बहुत नशे में थे। बस उस नशे की झोंक में ही हम बैठ गए थे और हमारे बीच वो सब कुछ हो गया जो हमें शादी से पहले नहीं करना चाहिए।
कहते कहते रोनी रुक गई और फिर से सुबकने लगी। इसमें रोने की क्या बात है? प्रेमी प्रेमिका में अक्सर ऐसा हो ही जाता है। बताओ तो सही फिर क्या हुआ? शुभम ने आग्रह करते हुए पूछा। शुभम, शुभम, मैं गर्भवती हूँ, कहने के साथ ही उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश हुई। क्या तुम गर्भवती हो? शुभम को तो जैसे सांप ही सूझ गया और उसको सूझा ही नहीं कि वो अब आगे क्या कहे। आंसू बहाते हुए रोहिणी ने हाँ में सर लिया और फिर अपने चेहरे को अपने हाथों के पीछे छुपा लिया और अपना चेहरा फिर से खिड़की से बाहर की तरफ मोड़ दिया। शुभम ने कुछ संभल कर फिर पूछा, रोहिणी, क्या तुमको यकीन है कि तुम गर्भवती हो? मेरा मतलब है कि क्या तुमने किसी डॉक्टर से जांच करवाई है? रोहिणी ने रोते हुए बस इतना कहा, हाँ, मेरे पास रिपोर्ट भी है। एक बार ही होता है। अध्याय 5। कुछ देर तक दोनों के बीच चुप्पी रही और रोहिणी खिड़की से बाहर ही देखती रही। शुभम को तो जैसे लकवा ही मार गया था और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको इस हालत में रोहिणी को क्या कहना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए था। जिस लड़की से वो खुद भी प्रेम करता था, वो लड़की इस दयनीय हालत में उसके सामने बैठी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी और उस बच्चे को गर्भ में लिए बैठी। कुछ देर तक सोचने के बाद शुभम ने रोहिणी से फिर पूछा, रोहिणी, क्या तुमने इस बारे में अपने मम्मी डैडी को बता दिया? क्या तुमने किसी और को भी बताया? नहीं नहीं, मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ तुम ही ये बात जानती हो। अगर मेरे मम्मी डैडी को ये बात मालूम हो गई तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। कहने के साथ ही वो फिर से रोने लगे। लेकिन भैया, इस सच्चाई को लंबे समय तक छुपाया भी तो नहीं जा सकता। ये बात तो उनको बतानी है ताकि इसका कोई हल निकल सके। शुभम ने कह तो दिया था, लेकिन वो जानता था कि उस समस्या का एकमात्र हल गर्भपात ही था। लेकिन उसने ये बात रोहिणी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो उसके मन को किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। शुभम, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। लेकिन कहते कहते रोहिणी अचानक ही रुक गई। शायद उसको आगे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। शुभम ने उसकी हालत को समझते हुए कहा, लेकिन क्या रोहिणी, मैं नहीं जानती, पर मैं ये फैसला तो कर चुकी हूँ कि मैं गर्भपात नहीं करवाऊंगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। इस बार रोहिणी की आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी। क्या क्या तुम पागल हो गए हो? शुभम ने बहुत ही हैरानी से पूछा। उसको रोहिणी से इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ कि जो भी मेरी बात सुनेगा मुझे पागल ही कहेगा, लेकिन मुझे ये लगता था कि कम से कम तुम तो मेरी हालत और मेरे मन की बात को समझोगे। ये बच्चा मेरे पास प्रीतम की एकमात्र निशानी है। मैं इसको जन्म से पहले कैसे मार सकती हूँ? भगवान ने प्रीतम को तो मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं इस उपहार को जीवन भर अपने साथ रखना चाहती हूँ और इसको जन्म देना चाहती। ये होने वाला बच्चा मेरे और प्रीतम के प्रेम का जीवित प्रतीक होगा। कहते कहते रोहिणी फिर से सिसकियां भरने लगी। एक बार ही होता है। अध्याय 6। शुभम तो बिल्कुल ही निशब्द हो गया था क्योंकि उसने रोहिणी की आंखों में उस अजन्मे बच्चे के लिए प्रेम और जुनून देख लिया था। उसके मन में अपनी दोस्त रोहिणी की इज्जत और भी बढ़ गई। उसने जीवन में बहुत सी प्रेम कहानियां सुनी थी, लेकिन ये तो ऐसी कहानी थी जो कल्पना से भी बहुत परे थी। और फिर ये कहानी उसकी आंखों के सामने ही घटित हो रही थी।
और वो भी किसी हद तक इस कहानी में शामिल होना। रोहिणी को आंसू बहाते हुए देखकर शुभम भी अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। शुभम, तुम सिर्फ एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरी सहायता कर सकते हो। मुझे अब तुम्हारी मदद की बहुत सख्त जरूरत है। तुम तो मेरे और प्रीतम के बारे में सब कुछ जानते हो और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। मेरी मदद करोगे ना शुभम? रोहिणी की आंखों में दर्द और याचना साफ दिख रहे थे। शुभम ने कहा, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ रहा हूँ रोहिणी। मैं जो बन सका करूँगा, तुम निश्चिंत हो। मैं कुछ सोचता हूँ। कुछ सोचने के बाद भी शुभम को कोई और रास्ता नहीं दिखा। रोहिणी को अपना लेने और उससे शादी कर लेने का ही एकमात्र विकल्प था, लेकिन इस विचार के मन में आते ही वो कांप उठा। वो सोचने लगा कि क्या रोहिणी भी उससे शादी करने के बारे में पूछी। वो सोचने लगा कि अगर रोहिणी ने उससे शादी करने को कहा तो वो क्या जवाब देगा। शुभम बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया और उसको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। कुछ देर तक चुप रहने के बाद शुभम ने फिर कहा, अच्छा तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं तुम कोई समस्या से निकालने के लिए। मैं नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए, पर तुम कृपया इस बच्चे को बचाने में मेरी मदद करो। कहते कहते रोहिणी ने शुभम के सामने हाथ जोड़ दिए। फिर कुछ देर के बाद ही शुभम को लगने लगा कि शायद वो संकेत में ही शुभम से शादी करने का संकेत दे रही थी। शुभम को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली ही गिर गई हो। उसको अपने भोलेपन पर अफसोस होने लगा, क्योंकि वो कुछ अधिक ही दयालु होने के आभास रोहिणी को दिलाता आया था। रोहिणी से शादी के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि प्रीतम उसका सबसे प्यारा दोस्त था और वो प्रीतम के दुनिया से चले जाने के बाद उसकी होने वाली पत्नी से कैसे शादी कर सकता। लेकिन वो ये भी समझ चुका था कि रोहिणी हर हाल में प्रीतम की उस अंतिम निशानी को जिंदा रखना चाहती थी और उस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। वो सोचने लगा कि वो प्रीतम की जगह कैसे ले सकता था। फिर कुछ सोचकर उसने रोहिणी से कहा, रोहिणी, मैं तुम्हारे मन की हालत को अच्छे से समझता हूँ। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, लेकिन मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। मैं तुम्हारी भावना की इज्जत करता हूँ और मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। अभी तुम घर चले जाओ और निश्चिंत हो जाओ। मुझे यकीन है कि हम 1-2 दिन में ही कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। शुभम ने उसको आश्वासन देते हुए कहा, लेकिन उसके मन में संशय था कि क्या वो सच में ही रोहिणी की मदद कर सकेगा। एक बार ही होता है। अध्याय 7। कुछ देर फिर से चुपचाप बैठे रहने के बाद वो दोनों कैफेटेरिया से बाहर निकले और अपने अपने घर की तरफ चले। रोहिणी ने टैक्सी ली थी और उसने उस समय शुभम की कार में उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उसके बारे में बातें करें। रास्ते पर दोनों ही ख्यालों में खोए रहे थे, क्योंकि अब वो समस्या उन दोनों की हो गई थी और उसका समाधान खोजना सबसे जरूरी काम हो गया था। गाड़ी चलाते चलाते शुभम को न जाने क्या ख्याल आया कि उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और अपने फोन पर रोहिणी का फोन नंबर मिला दिया। हेलो रोहिणी, मेरे विचार में हमें कल शाम को फिर से मिलना चाहिए। मैंने कुछ सोचा है, लेकिन क्या, ये मैं कल बताऊंगा। तुम कल कैफेटेरिया में ही आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा। उस शाम को जब वो घर पहुंचा तो वो बहुत ही उदास था और उसका खाना खाने का भी मन नहीं हुआ। वो जानता था कि वो बहुत बड़ी उलझन में फंस गया।
जबकि उसने उस स्थिति में पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं किया था और उसकी कोई भी गलती नहीं थी। अगले दिन वो रोहिणी को कैफेटेरिया के बाहर मिला और अंदर न जाकर उसको अपनी कार में साथ लेकर प्रीतम के घर की तरफ चला गया। वो हैरान था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, परंतु उसने कुछ भी नहीं कहा और सब कुछ शुभम पर ही छोड़ दिया। शुभम अपने दिवंगत दोस्त प्रीतम के परिवार के लोगों को बहुत अच्छे से जानता था। प्रीतम अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और वो जब जिंदा था तो उसके माता पिता उस पर अपनी जान छिड़कते थे और उसके जाने के बाद उनका घर तो बिल्कुल ही सूना हो गया था। प्रीतम की बड़ी बहन शादी करके अमेरिका में ही रहने लगी थी और वही भी हो गई थी। दुर्भाग्य से प्रीतम की मां का कैंसर था और मां की देखभाल करने वाला वो घर में अकेला ही रहा था। प्रीतम की मौत ने तो जैसे उन पर बिजली ही गिरा दी थी और उनका घर बिल्कुल बिखर गया था। उनकी सभी आशाएं और इच्छाएं मर गई थी। शुभम जानता था कि प्रीतम के माता पिता बहुत ही रूढ़िवादी थे, लेकिन वो ये भी जानता था कि रोहिणी का होने वाला बच्चा उनके जीवन में एक आशा की किरण तो ला ही सकता था। गाड़ी में चलते चलते एक बार रोहिणी ने शुभम से कहा कि वो प्रीतम के घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शुभम ने उसकी बात नहीं मानी और गाड़ी चलाता रहा। वो प्रीतम के माता पिता से नहीं मिलना चाहती थी। शुभम ने उसको कहा, एक बार तुम उनसे मिल तो लो, बस मैं यही चाहता हूं। कुछ देर तक इनकार करने के बाद आखिर वो मान गई थी और फिर उसने रास्ते पर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन शुभम की सभी आशाएं बिखर गई जब उसने प्रीतम के माता पिता को बच्चे की बात बताई। बच्चे को प्रीतम की संतान के रूप में स्वीकार करना तो दूर की बात थी, उन्होंने तो रोहिणी पर ही लांछन लगाना शुरू कर दिया कि वो उनके बेटे को खा गई और वो कुलक्षणी इत्यादि इत्यादि। प्रीतम के माता पिता दोनों ही रोहिणी को ही अपने बेटे की मौत के लिए दोषी ठहराने लगे। शुभम ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की और रोहिणी ने भी बहुत हाथ पांव जोड़े, लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। शुभम से ये अपमान सहन नहीं हुआ तो वो वहां से उठा और रोहिणी को साथ लेकर उनके घर से बाहर आ गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे, क्योंकि रोहिणी की समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि कुछ समय के बाद तो सबको ही मालूम चल जाने वाला था कि वो गर्भवती थी और उस स्थिति में उसका जीना मुहाल हो जाने वाला था। एक बार ही होता है। अध्याय 8। रोहिणी को उसके घर से कुछ दूरी पर ही छोड़कर वो अपनी कार से अपने घर वापस आ गया, लेकिन रात भर वो बस करवटें ही बदलता रहेगा और उसको नींद नहीं आई। अगले 2 दिनों तक वो बिल्कुल अकेला बैठा, बस रोहिणी और बच्चे की समस्या के बारे में ही सोचता। 2 दिनों तक वो अपने दफ्तर भी नहीं गया और फोन करके बॉस को बता दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जितना अधिक वो रोहिणी और उसके होने वाले बच्चे के बारे में सोचता था, उतना ही वो खुद को असहाय महसूस करता। उसको कोई भी रास्ता नहीं सूझता। 2 दिन की माथापच्ची के बाद भी उसके दिमाग में कोई भी समाधान नहीं। उस दौरान उसने कई बार ये भी सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। रोहिणी की समस्या को अपनी समस्या का समझ रहा था। उसका तो उस लड़की और उसके होने वाले बच्चे से कुछ भी लेना देना नहीं था, तो वो क्यों इतना चिंतित था। लेकिन उसके दिमाग में एक बात बार बार आ रही थी कि वो भी कभी उस लड़की से बहुत प्यार करता था और शायद अभी भी करता था। ये बात कोई भी नहीं जानता था कि वो मन ही मन रोहिणी को प्यार करता रहा था, रोहिणी को भी नहीं। हालांकि
अब उसके दोस्त प्रीतम की मृत्यु के बाद उसके प्रेम की परिभाषा जरूर बदल गई थी। दूसरी शाम को बाजार का एक चक्कर लगाकर जैसे ही घर पहुंचा, उसके फोन की घंटी बजने लगी। रोहिणी का फोन था। हेलो, तुम कैसी हो? तुम जानती हो शुभम, मैं कैसी हो सकती। इस बार रोहिणी की आवाज में थोड़ा सा ठहराव था, लेकिन शुभम को समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे आगे बढ़ाए, क्योंकि उसने पिछले 2 दिनों में कोई भी समाधान नहीं खोजा था। मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर सका, पर तुम विश्वास करो कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि अब मेरे दिमाग में भी सोचना छोड़ दिया। फिर भी तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। कोई बात नहीं शुभम, मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी समस्या का बोझ तुम्हारे ऊपर डाल दिया है और अब तुम मुसीबत में उलझ गए हो। कोई बात नहीं, जो मेरे भाग्य में होगा वो तो होगा। कहने के साथ ही वो शिशकने लगी। रोहिणी, तुम अब रोना बंद करो, यकीन रखो मैं जल्दी ही कुछ न कुछ हल जरूर खोज लूंगा। उसने फिर से रोहिणी को एक झूठा आश्वासन देने की कोशिश। नहीं शुभम, अब तुमको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने हल निकाल लिया और कुछ तय कर लिया, इसलिए मैंने आज तुमको फोन किया। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम भी परेशान हो। रोहिणी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। तो बताओ तुमने क्या सोचा? शुभम ने जल्दी से पूछा। शुभम, मैंने अंतिम फैसला कर लिया। अब भले ही कुछ भी हो जाए, मैं हमारे बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। मैं जानती हूँ कि मेरे मम्मी डैडी कभी भी मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मैं अब संकल्पित हूँ, भले ही मुझे जान से मारा। मेरे माता पिता भी तो प्रीतम के माता पिता की तरह है। मैंने तय कर ली कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस बच्चे को जरूर दूंगा। मेरे माता पिता इसकी कभी अनुमति नहीं देते, बल्कि वो मुझे मार डालेंगे। वे प्रीतम के माता पिता से अलग नहीं। मैं अब हर अंजाम के लिए तैयार हूं। अब तुम मेरे लिए सोचना छोड़ दो। तुम्हारे सहारे के लिए बहुत शुक्रिया। ये तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे मम्मी डैडी तुमको बच्चे को जन्म देने की कभी भी अनुमति नहीं दे, तो फिर तुम क्या करोगे? मैंने फैसला किया है कि मैं अपने मम्मी डैडी को बच्चे के बारे में कभी नहीं बताऊंगी। लेकिन ये कैसे संभव होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा मतलब समझ रहे हो? मैंने सब कुछ सोच लिया शुभम। सबसे पहले तो मुझे अपने घर से बहुत दूर एक फ्लैट किराए पर लेना होगा। मैं अपनी मम्मी डैडी से कह दूंगी कि मेरी कंपनी के बॉस मुझे 2 वर्षों के लिए अमेरिका भेजें। मैं कहूंगी कि मुझे वो लोग एक विशेष प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाकर भेजें। मैं मम्मी डैडी से दूर रहकर अपने बच्चे को जन्म दूंगी और मैं जानती हूँ कि वो लोग बाद में मेरे बच्चे को स्वीकार करने को तैयार हो जाएंगे, तो मैं घर वापस आ जाऊंगा। और अगर नहीं तो दूर रहकर अकेले अपने बच्चे को बड़ा करूंगी और नौकरी से ही कमाकर अपना घर चलाऊंगी। अब पीछे नहीं हट सकती। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी शुभम। रोहिणी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि अभी तुमको भी ये पागलपन जैसा ही लगेगा, लेकिन अब मेरे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। तुम नहीं जानते कि माँ बनने का एहसास कितना पवित्र और कितना सुखद होता है। मेरे अंदर तो अभी से ही ममता की लहरें हिलोरे मार रही है। शुभम, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। लेकिन रोहिणी, तुम कहाँ रहोगे और ये सब अकेले कैसे संभालोगे? मेरा मतलब बच्चे के जन्म के समय कोई तो तुम्हारे साथ होना ही चाहिए। बस इसी काम में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है शुभम। मेरे लिए कहीं दूर एक फ्लैट या छोटा सा घर ढूंढ दो। मैं लोगों की नजरों से दूर रहूंगी और फिर सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम यकीन करो, मुझे कुछ नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस कोई जगह खोजने में मेरी मदद कर दो। जगह का प्रबंध तो हो जाएगा, लेकिन 6-7 महीनों के बाद बच्चे के जन्म के समय के नजदीक तुमको और भी चीजों की जरूरत होगी।
तुम ये सब अकेले नहीं कर सकते। वो सब कुछ मैं बाद में करूंगी, बस अभी तो सबसे बड़ी समस्या है घर की है, जहाँ हमारे जानने वाले लोग ना पहुंच सके। मैं जल्दी से जल्दी अपने मम्मी डैडी से दूर चली जाना चाहती हूँ, ताकि उनको जरा भी संदेह न हो कि मैं क्या करने जा रही हूँ। वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मेरे गर्भ में प्रीतम का बच्चा पल रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी दूर कहीं एक छोटा सा घर खोल देता हूँ। तुम चिंता मत करो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही हो जाएगा। शुभम ने एक बार फिर से यकीन दिलाते हुए कहा। रोहिणी के साहस और मां बनने की उमंग को देखकर शुभम भी अभिभूत हो गया और उसने भी रोहिणी की पूरी मदद करने की ठान ली। अगले दिन उसने दूर के कई इलाकों में खोजबीन की, लेकिन वैसा कोई भी घर नहीं मिला जैसा रोहिणी चाहती थी। फ्लैट तो बहुत मिल रहे थे, पर वो सभी भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। आखिर जब वो खोजते खोजते थक गया, उसको अपना ख्याल आया। वो भी जो शहर में अपने फ्लैट में रहता था और उसके माँ बाप शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर पुश्तैनी घर में रहते थे। आखिर उसने रोहिणी के सामने उस फ्लैट में उसके साथ ही रहने का प्रस्ताव रख दिया। उसने रोहिणी से कहा कि अगर वो उसके फ्लैट में उसके साथ रहे तो वो उसकी दैनिक गतिविधियों में भी उसकी मदद कर सकेगा और वो अकेली भी महसूस नहीं करेगी। पहले तो रोहिणी ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन शुभम के बार बार कहने के बाद वो आखिर मान गई। लेकिन उसको खुद से ज्यादा शुभम की चिंता होने लगी थी कि न जाने एक लड़की को अपने फ्लैट में रखने के बाद उसके समाज वाले और पड़ोसी क्या कहेंगे। वो नहीं चाहती थी कोई भी शुभम के बारे में कोई बुरी बात करे, लेकिन कुछ देर तक उससे बात करने के बाद शुभम उसको मनाने में कामयाब हो ही गया। एक बार ही होता है। अध्याय 9। रोहिणी को शुभम के फ्लैट में रहते हुए एक हफ्ता हो गया था। शुभम ने उसके लिए हर चीज की व्यवस्था कर दी थी। शुभम ने उसके लिए पूरी गोपनीयता बरती थी और किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो फ्लैट से कभी भी बाहर नहीं निकलती थी और उसको जिस चीज की भी जरूरत होती थी वो शुभम बाजार से ले आता था। शुभम ने उसको अपने बेडरूम में सोने को कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था और वो बाहर वाले कमरे में सोफे पर ही सोती थी। शुभम ने यहां तक बलिदान किया कि उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। वैसे पैसों की उसके पास कमी नहीं थी, क्योंकि उस अंतरराष्ट्रीय कंपनी से उसको 2 वर्षों तक महीने के करीब 1,25,000 तनख्वाह मिलती थी और उसके बैंक में करीब 15 लाख रुपए थे, जिनसे वो मजे से 2-3 वर्षों तक गुजारा कर सकता था या फिर बच्चा होने के बाद नई नौकरी पर लग सकता था। उसने अपना पूरा ध्यान रोहिणी पर लगा दिया था। फ्रिज में फल, दूध और अन्य खाने पीने की चीजें भरी रहती थी। शुभम को इस तरह उसके लिए बलिदान करते और उसकी मदद करते देखकर रोहिणी की आंखें अक्सर नम हो जाती थी। लेकिन जब रोहिणी को मालूम चला कि उसने नौकरी छोड़ दी तो उसने जिद की और उसको फिर से वापस काम पर भेज दिया। जब शुभम ने अपने बॉस को अपनी कठिनाई के बारे में बताया तो उसके बॉस ने उसको कहा कि वो सुबह 10 बजे से सिर्फ 3 बजे दिन तक काम करे और बाकी का काम घर पर कंप्यूटर पर ही करे। शुभम अपने बॉस का बहुत आभारी था कि उसको फिर से नौकरी मिल गई। सुबह शुभम नाश्ता करके निकल जाता था, लेकिन दोपहर को वो ऑफिस की कैंटीन में ही खा लेता था। शाम को रोहिणी खाना पकाकर उसका इंतजार करती थी और जब वो करीब 4 बजे आता था
तो पहले उसको चाय और नाश्ता देती थी और फिर रात को दोनों साथ साथ ही खाना खाते थे। उस अजन्मे बच्चे के कारण शुभम और रोहिणी के बीच एक अनूठा बंधन हो गया था और शुभम को वो सब कुछ एक सपने के जैसा ही लगने लगा था, लेकिन वो खुश था क्योंकि वो रोहिणी के लिए कुछ कर पा रहा था। एक बार ही होता है। अध्याय 10। एक दिन जब शुभम अपने दफ्तर में था तो बाहर से रिसेप्शन से फोन आया कि बाहर लाउंज में कोई उससे मिलने आया था। शुभम ने सोचा कि कोई कंपनी का ग्राहक हो, इसलिए उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो उनको अंदर ही भेज दे, लेकिन उस लड़की ने कहा कि वो किसी निजी काम से शुभम से मिलना चाहते थे। शुभम हैरान क्योंकि वो तो और किसी को जानता भी नहीं था और उसके कॉलेज के पुराने दोस्त तो उससे फोन पर संपर्क में ही रहते थे और जब उनका मिलने का मन होता था तो फोन पर समय और जगह तय कर लेते थे। आखिर वो कंप्यूटर बंद करके अपने दफ्तर से बाहर, जब उसने रोहिणी के डैडी को बाहर लाउंज में इंतजार करते हुए देखा तो उसके होश उसके चेहरे की रंगत गायब। उसको अंदाजा लगाने में देरी नहीं लगी कि रोहिणी के डैडी को मालूम चल गया था कि रोहिणी उसी से आई। रोहिणी के डैडी ने उसको देखते ही बिना किसी औपचारिकता के कहा, तुम अभी मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन अंकल, बात क्या है? शुभम के माथे पर पसीना चमकने लगा। ये तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे घर चले जाना चाहता हूँ। अब किसी तरह का नाटक मत करो और मुझे तुरंत ही अपने घर ले चलो, उन्होंने थोड़े गुस्से से कहा। शुभम को अब यकीन हो गया कि उनको सब मालूम चल गया था। वो उनको लेकर दोपहर को ही अपने फ्लैट में आ गया। अपनी बेटी को देखते ही उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शुभम ने सोचा कि वो आंसू अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर निकले थे और ये संकेत कर रहे थे कि वो अपनी बेटी से कितना प्रेम करते थे, पर वो गलत था क्योंकि वो आंसू बेटी के लिए प्रेम के आंसू नहीं थे। जब उन्होंने बेटी का फूला हुआ पेट देखा तो चिल्लाकर बोले, तूने मेरी और हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस पाप को पेट में लेकर यहाँ छुपी बैठी है। मेरी आंखों में जो तू देख रही है ना, वो शर्म और अपमान के आंसू। तू ये दिन दिखने से पहले मर की नहीं गई। डैडी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई है? अंकल, आप जरा शांत हो जाइए और प्यार से बैठकर बात कीजिए। शुभम ने आगे आकर उसके डैडी को सोफे पर बैठने का आग्रह करते हुए कहा, तुम चुप रहो, अपना मुंह मत खोलो। तुमने ही मेरी बेटी का दिमाग खराब किया और ये षड्यंत्र रचा है। मेरी बेटी ये काम कभी अकेले नहीं कर सकती। तुमने ही उसको बरगलाया है। तुम हमारे बीच में बिल्कुल मत बोलना, उन्होंने आंखें दिखाते हुए शुभम से कहा। तभी रोहिणी ने आगे आकर जोर से कहा, बस डैडी, आगे एक शब्द भी मत बोलिएगा। शुभम को दोष मत दीजिए। इसने तो मेरी मदद की है और आपकी इज्जत को ढकने की कोशिश की। इसने मुझे इतने सम्मान से अपने घर पर आश्रय दिया। मदद कर रहा है ये? किस चीज में तुम्हारी मदद कर रहा है? हमारा नाम कलंकित करने में तुम्हारी मदद कर रहा है? अंकल, मैं इस होने वाले बच्चे के बाप प्रीतम का अच्छा दोस्त था और फिर आप लोगों ने ही तो रोहिणी और प्रीतम की शादी तय की थी। आपकी इज्जत रखने के लिए मैंने रोहिणी की मदद की है। रोहिणी इस बच्चे को जन्म देना चाहती है और मैं भी अब यही चाहता हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं किया जिससे आपके नाम और खानदान पर कोई धब्बा लगे। शुभम ने भी हिम्मत करके जोश में कह दिया। रोहिणी के डैडी ने रोहिणी की तरफ देखकर दहाड़ते हुए कहा, तुम पागल हो गई क्या?
तुमको जरा भी एहसास है कि तुमने अपने और अपने परिवार के साथ क्या किया? तुमने हमें कहीं कभी नहीं छोड़ा। अंकल जी, आप रोहिणी की बात तो सुनिए, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पहले कृपया उसकी पूरी बात सुनिए। शुभम ने भी जोर देकर कहा, अब सुनने को बाकी क्या रह गया? तुम अभी बच्चे हो और शायद तुमको जीवन एक मजाक ही लगता है। ऐसी लड़की से अब कौन शादी करेगा जो अपने मर्द दोस्त के साथ अकेली उसके ही फ्लैट में रह रही है, और ऊपर से उस मर्द के दोस्त का दिया गया उपहार अपने गर्भ में पाल रही है। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ये दुनिया को क्या कहेगी कि ये बच्चा किसका है? और फिर हम लोग समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे? इसने तो हमको बर्बाद ही कर दिया। उसके डैडी के नथुने फड़फड़ा रहे थे और आंखों से अंगारे बरस रहे। तभी रोहिणी ने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मैंने फैसला कर लिया, मैं इस बच्चे को अकेले ही पालूंगी। कभी तुमने अपनी छोटी बहन के बारे में सोचा? जब लोगों को मालूम चलेगा कि उसकी बड़ी बहन बिना शादी के ही बच्चे को जन्म दे चुकी है, तो कौन तुम्हारी बहन से शादी करेगा? हमारा समाज कितना कठोर है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। हम तो समाज में किसी को भी मुंह नहीं दिखा सकते। लोगों के ताने हमें जीवन भर सुनने पड़े। तुम्हारी माँ तो वैसे भी दुखी है, वो तो ये सुनकर मर जाए। तुमने सब बर्बाद कर दिया रोहिणी। वो लगभग चीखने लगे। तुम्हारे इस पाप की कीमत हमारे परिवार के हर सदस्य को चुकानी पड़ेगी। तुमने तो हमें जीते जी ही मार दिया है। एक बार ही होता है। अध्याय 11। शुभम जानता था कि एक बाप होने के नाते जो कुछ भी रोहिणी के डैडी ने कहा था वो सब ठीक ही था, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद उनकी छोटी बेटी से कोई भी अच्छा परिवार शादी नहीं करने वाला था। शुभम ने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वो खुद को लालच भेजने लगा कि रोहिणी के साथ मिलकर इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसको आगे आने वाले बुरे परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन फिर उसने खुद को समझा और रोहिणी के डैडी से कहा, अंकल, अब जमाना बहुत बदल गया है और मुझे यकीन है कि बच्चा हो जाने के बाद भी कोई ना कोई अच्छा लड़का रोहिणी से शादी करने के लिए खुद ही आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जमाना बदल गया, मुझे तुमसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। नाजायज बच्चे की मां से कौन सा शरीफ खानदान का लड़का शादी करेगा? तुम बताओ, तुम करोगे रोहिणी से? तुम भी तो खानदान बहुत पढ़े लिखे, आज के जमाने में लाखों रुपए महीने का कमाते, तुम करोगे मेरी बेटी से शादी? इस प्रश्न के लिए शुभम बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो अवाक कर रह गया और रोहिणी के डैडी का चेहरा ही देखता रहा। उसने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी उसके जीवन में भी ऐसा कोई मोड़ आ जाएगा। ये बात ठीक थी कि वो प्रीतम उसके संबंध से पहले रोहिणी से प्रेम करता था और अब वो रोहिणी की मदद करना चाहता था, लेकिन रोहिणी से शादी करने के बारे में तो उसने सपने में भी नहीं सोचा। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहिणी के डैडी को क्या कहे। उसके होंठ जैसे पत्थर के होकर एक दूसरे के साथ चिपक गए थे। तभी रोहिणी के डैडी ने एक बार फिर से जोर से बोलना शुरू कर दिया, क्या तुमने कभी रोहिणी के होने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा है? उस बच्चे को बाप का नाम कौन देगा? स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी में, हर जगह उसको बाप के नाम की जरूरत होगी। वो बिना बाप के नाम के कैसे जिएगा? जब उसके दोस्त, उसके टीचर और उसके साथ काम करने वाले लोग उससे उसके बाप का नाम पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगा? कि तुमको ये अच्छा लगेगा कि वो बच्चा जीवन भर बिना बाप की औलाद कहलाएगा? मैं जानता हूं कि रोहिणी बहुत बहादुर है
और वो इस बच्चे को जन्म भी दे देगी, लेकिन समाज में लोगों को क्या कहेगी और किस किस को अपनी प्रेम कहानी और प्रीतम के शादी से पहले मर जाने की कहानी सुनाती देगी। बेटा शुभम, तुम तो समझदार हो, क्या तुम्हारे दिमाग में जरा भी विचार नहीं है कि बिना बाप के बच्चे को जन्म देने के बाद मेरी बेटी क्या करेगी? मैं तो एक लाचार बाप, अपमान सहे, लेकिन वो बच्चा जीवन भर अपमानित होता रहेगा। कहते कहते वो फफक कर रोने लगे। एक बार ही होता है। अध्याय 12, यह अंतिम अध्याय। रोहिणी के डैडी को इस तरह से फफक कर आंसू बहाते देखकर रोहिणी और शुभम दोनों के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। उनको लगा कि जैसे उनको एकदम नंगा कर दिया गया। उन दोनों ने इस वास्तविकता की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। दोनों ही सोचने लगे कि रोहिणी के डैडी की चिंताएं बेमतलब नहीं थी। वो जो कुछ भी कह रहे थे वो सब कुछ ठीक था। तभी वो फिर से बोले, चलो सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इस बच्चे को बाप की तरह प्यार कौन देगा? ये बेचारा तो बिना बाप के आवारा कुत्ते की तरह ही रहेगा और इसकी माँ लोगों से नजरें मिलाने की हिम्मत तक भी नहीं करेगी। हम तो सहन कर लेंगे, लेकिन लोगों की जुबानें तो नहीं बंद कर सकते, उनकी आंखें तो नहीं फोड़ सकते। ये और इसका बच्चा ही नहीं, हम सभी जीवन भर समाज के ताने सुनते रहे। शुभम के लिए अब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो। वो अचानक ही आगे बढ़ा और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं दूंगा इस बच्चे को अपना नाम, वो मेरा बेटा होगा। कोई उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता, किसी की जुबान पर भी कोई बुरा शब्द नहीं आएगा मेरे बेटे के लिए। अंकल, मैं इस बच्चे का बाप बनूंगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो शुभम? रोहिणी ने भी चिल्लाकर पूछा। तभी उसके डैडी ने कहा, ये कोई मजाक नहीं है बेटा, तुमको इसके बारे में फिर से सोचना होगा। कहने को तो तुमने कह दिया, लेकिन करना बहुत कठिन होगा तुम्हारे लिए। अंकल जी, मैंने सोच समझकर ही ये फैसला लिया और मैं अपने इस फैसले पर अड़ी हूं। मैं रोहिणी से शादी करूंगा। शुभम, देखो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे लिए अपना जीवन बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वो उसके करीब पहुंची, उसका हाथ पकड़ा और विनती की। रोहिणी की आंखों से आंसू बहुत तेजी से गिरने लगे थे। रोहिणी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपना जीवन खराब नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। शुभम ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन क्यों? लेकिन मुझे अपनाकर तुम अपना जीवन बर्बाद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि क्या शुभम? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे कॉलेज के दिनों से प्यार करता हूं, लेकिन कभी बताया नहीं। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। मुझे वास्तव में दुख होता है जब मैं तुम्हें बिना किसी गलती के इस आघात का सामना करते हुए देखता हूं। कहने के साथ ही शुभम भी रोने लगा। कमरे में सन्नाटा था। रोहिणी को विश्वास नहीं था। वह उसे देखती रही, उसके प्रति उसकी भावनाओं की सराहना करती रही। उसके पिता ने उसकी ओर देखा और अपनी बेटी का भविष्य बचाने के लिए उसकी सराहना की। वो आंखें बंद करके स्थिर खड़ा था, मानो अपने हृदय से बात कर रहा। अगले सप्ताह उन दोनों ने अदालत में अपना मिलन पंजीकृत करवाया। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए। वे बाहर चले गए और जैसे ही कार के पास पहुंचे, वो आगे बढ़ा और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। शुभम, वैसे सभी प्रेम कहानियों का या तो
सुखद या दुखद अंत होता है, लेकिन तुम्हारी इस प्रेम कहानी को मैं क्या नाम दूं। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि अब इस दुनिया में मेरा सिर्फ एक ही देवता रहेगा, और वो है मेरा शुभम। कहने के साथ ही रोहिणी ने सबके सामने शुभम के काल को चूम दिया। रोहिणी के परिवार के लोगों की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू खुशी के थे और सभी अपने दामाद पर गर्व कर रहे थे। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हो सके तो हमारी इन कहानियों को अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए। हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई कहानियाँ और उपन्यास सबसे पहले मिलते रहे। धन्यवाद।